हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है परक्सेट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अलाउंसेस के बारे में समझ लिया था एज़ पर असेसमेंट ईयर 24-25 कि कौन से अलाउंस ओल्ड रिजीम में टैक्सेबल हैं, कौन से न्यू में हैं, कौन से चेंजेस आए हैं, ये सब चीज़ें। अब जब हम टैक्सेबल सैलरी की बात कर रहे हैं ना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें आफ्टर अलाउंस नेक्स्ट स्टेप परक्सेट को ऐड करना पड़ेगा अपनी सैलरी के अंदर। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आफ्टर अलाउंस हमें परक्सेट को ऐड करना पड़ेगा। तो परक्सेट की जो वैल्यू होती है ना, वो कभी कभार तो दे दी जाती है, पर अदरवाइज हमें इसकी वैल्यूएशन खुद करनी पड़ती है। तो हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे और देन जो भी परक्सेट टैक्सेबल होंगे वो हम टैक्सेबल कर देंगे। तो आज जो हम मेनली बात करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो पर्क है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर क्वेश्चन में जनरली आपको पूछा ही जाता है। और इस असेसमेंट ईयर 24-25 में तो आपको इस परक्सेट की वैल्यूएशन पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें आपको बहुत से चेंजेस हुए हैं। ठीक है जी। बाकी जो रिमेनिंग परक्सेट्स होंगे हमारे, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी से सबसे पहले समझते हैं परक्सेट के मीनिंग को। शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी तरह के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, ठीक है, या कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस आपको किसी चीज़ की किसी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए, तो दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग आपको जो डिटेल्स हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि परक्सेट का मतलब क्या है, पर्क्स किसे बोला जाता है। देखिए, पर्क्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय को उसका एक एम्प्लॉयर देता है इन वे ऑफ इंसेंटिव। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला कि जो सैलरी आपको मिलती है एज अ फिक्स सैलरी, आपको बेसिक सैलरी तो मिलती है। आपने लास्ट वीडियो में ये तो समझ लिया कि बेसिक सैलरी क्या होती है, राइट। तो बेसिक सैलरी जो आपको मिलती है, उसके एडिशन में आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो एज अ इंसेंटिव आपको मिल रहे होते हैं। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, परक्सेट बोलते हैं। कई बार आपको किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है, मतलब सपोज आपको मोटर गाड़ी यूज़ करने के लिए दे दी, एम्प्लॉयर की खुद की कार थी, मतलब एम्प्लॉयर की खुद की कार थी, उसने अपने एम्प्लॉय को उसको यूज़ करने के लिए दे दिया। या फिर हमने आज जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करनी है, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है एम्प्लॉयर के पास खुद का एक खाली घर पड़ा हो, उसने वो घर में रहने के लिए अपने एम्प्लॉय को दे दिया, राइट। तो वो भी एक तरीके से एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया एक एम्प्लॉय को क्या है, बेनिफिट ही तो है। तो जो परक्सेट होते हैं, ये कैश में भी दिए जा सकते हैं, ये काइंड में भी हो सकते हैं। ये एज अ इंसेंटिव दिए जाते हैं किसको, हमारे एम्प्लॉय को। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली बात है, जो बेनिफिट होता है एज अ इनकम अगर हमारी एम्प्लॉय का पार्ट बन रहा है, तो वो चीज़ टैक्सेबल तो होनी ही चाहिए, राइट। तो अब हम वही चीज़ समझेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें एक लाइन लिखी होगी कि रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज इज नॉट अ परक्सेट। जनरली आपको बता देता हूँ कि अगर ऑफिस पर्पस के लिए कोई आपको पैसा दिया गया था और उसका पैसा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को वापस कर दिया है, तो वो चीज़ परक्सेट में नहीं आएगी, उसको पर्क नहीं माना जाएगा। अगर किसी चीज़ को पर्क नहीं माना जाएगा, यानी किसी चीज़ को परक्सेट नहीं कहा जाएगा, ऑफकोर्स उसको टैक्सेबल भी नहीं किया जाएगा, राइट। और ये अलाउंसेस से काफ़ी डिफरेंट है। जब हमने अलाउंसेस की बात की थी, तो उसमें एक तरीके से एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो आपको पैसा मिल रहा था, चाहे वो पर्सनल एक्सपेंडिचर था या ऑफिशियल एक्सपेंडिचर था, लेकिन यहाँ पे एज अ इंसेंटिव आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं परक्सेट होते कितने तरह के हैं। तो देखिए, 3 तरह के परक्सेट आपके सामने लिखे जाएंगे। दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयजेस, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयजेस एंड टैक्स फ्री परक्सेट। कुछ ऐसे परक्सेट जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हैं, कुछ ऐसे परक्सेट होते हैं जो कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं, और कुछ ऐसे भी परक्सेट हम पढ़ेंगे जिनको टैक्स फ्री, यानी जिनको अगर मतलब जो अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे भी दिए परक्सेट, यानी जो बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे भी दिया, तो ऐसे कौन से बेनिफिट है जो एज अ परक्सेट अगर एम्प्लॉय को मिलेंगे भी तो भी वो टैक्सेबल नहीं होने वाले। तो चलिए सारी बातें करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मेन फोकस हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन पे ही रहेगा।
तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सभी एम्प्लॉयज़ के हैंड में जो आपके परके से टैक्सेबल होने वाले हैं उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दिख रही होगी, जिसमें मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे आज हम। उसके बाद आता है पेमेंट बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई। अगर कोई ऑब्लिगेशन मतलब एम्प्लॉय की कोई ड्यूटी थी किसी चीज़ को पूरा करने की, उसको एम्प्लॉयर ने करके दे दिया। या फिर कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉयर द्वारा दी जाने वाली है रिगार्डिंग टू द एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, तो भी यहाँ पे वो चीज़ परके सेट मानी जाएगी। ठीक है जी। सभी एम्प्लॉयज़ के लिए परके सेट टैक्सेबल तभी माना जाएगा अगर कोई फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन कह लो या कंसेशन लोन कह लो, मतलब इंटरेस्ट के बिना कोई लोन दिया जा रहा है कि इंटरेस्ट मुझे मत देना उसका, या फिर कंसेशनल रेट पे लोन दिया जा रहा है। ट्रैवलिंग टूरिंग का खर्चा हो गया, फ्री एंड कंसेशनल फूड की बात कर लो, गिफ्ट वाउचर के बारे में बात कर लो, क्रेडिट कार्ड के खर्चों की बात कर लो, या क्लब एक्सपेंडिचर, या इसके अलावा यूज ऑफ मूवेबल एसेट एंड मैनी अदर्स। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परके सेट है इनके बारे में सारी वैल्यूएशन हम आने वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नाम है जो आपको ये बताए जा रहे हैं कि ये सारे परके सेट जो हैं ये सभी तरह के एम्प्लॉयज़ को अगर मिलते हैं, यानी किसी भी तरह के एम्प्लॉय को अगर मैं ये परके सेट देता हूं एज एन एम्प्लॉयर, तो उस एम्प्लॉय के लिए ये सारे परके सेट क्या होने वाले हैं, टैक्सेबल होने वाले हैं। अब इन परके सेट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ बात करेंगे। मेनली इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। ठीक है जी। अब उससे आगे आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से परके सेट हैं जो टैक्स फ्री हैं। टैक्स फ्री मतलब समझते हो ना, टैक्स फ्री मतलब यानी जिन परके सेट को अगर दे भी देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। तो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं इसमें से, बाकी लिस्ट है आप पढ़ सकते हो। जैसे कि टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन द एम्प्लॉय रेजिडेंस, एम्प्लॉय के घर में टेलीफोन सर्विसेज को लगवा दिया है एम्प्लॉयर ने, तो वो उसके लिए चाहे एक बेनिफिट है पर वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की जा रही हैं घर से आने जाने के लिए, तो भी वो टैक्सेबल नहीं है। कोई पासेस वगैरह दे दिए किसी शो वगैरह के, कोई टिकट्स वगैरह दे दी किसी शो को अटेंड करने के लिए, तो भी वो टैक्सेबल परके सेट नहीं माना जाएगा। कोई सपोज इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिए गया, मतलब गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया में कोई परके सेट दिए हैं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। आउटसाइड इंडिया परके सेट टैक्सेबल नहीं माने जाते। ठीक है जी, अगर गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं तो। ऐसे ही रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, अगर रिफ्रेशमेंट वर्किंग आवर्स मतलब ऑफिस के वर्किंग आवर्स में कोई रिफ्रेशमेंट दी जा रही है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। एंड एज यूजुअल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, अगर जैसे कि क्लब फैसिलिटीज़ की बात कर लो, ये सब चीज़ें इंजॉयमेंट करने के लिए भी अगर दी जा रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी परके सेट उसके लिए माना तो जाएगा लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये कुछ नाम है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए अगर कोई खर्चा करके दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो भाई साहब ट्रेनिंग की खर्चा एक तरीके से कह लो कि वो परके सेट तो है, बेनिफिट तो है, लेकिन आप सोचो ज़रा कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो एम्प्लॉयर का, कि उसको देनी चाहिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग, तो इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस, सपोज गवर्नमेंट एक एम्प्लॉई हो आप, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई की होने की वजह से गवर्नमेंट ने आपको अपना कोई एज अ क्वार्टर या फिर कोई घर रहने के लिए दे दिया, तो वो भी वहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ नाम है जो मैंने आपको बताए, बाकी ऑब्वियस सी बात है आप रीड आउट करके समझ लोगे, लेकिन मेन जो थे वो मैंने आपको बता दिए कि इन चीज़ों को याद रख लेना। इन चीज़ों को परके सेट तो बोला ही जाएगा, लेकिन ये टैक्स फ्री परके सेट होते हैं, यानी इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मीन्स टू से दैट ये कोई भी अगर आपको परके सेट मिलता है तो इसकी वैल्यू को हम सैलरी इनकम में ऐड नहीं करेंगे। सैलरी का पार्ट, तो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट इसको नहीं बनाने हैं। ठीक है जी। अब कुछ नोट आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग दे दिया मैंने, कि ऊपर अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बात हुई थी तो वो कुछ कंडीशन पे एग्जेम्प्टेड है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है या एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेम्बर को देता है, उस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल कौन मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है। या फिर सपोज करो कोई ऐसे एक्सपेंडिचर रिम्बर्स हुए हैं जो एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर स्पेंड किए गए थे या उसकी फैमिली के किसी मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्पेंड किए गए थे, और वो जो हॉस्पिटल उसमें खर्चा किया गया है वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट अगर मेंटेन कर रही है, तो भी वो रिम्बर्समेंट क्या है, टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी।
लास्ट में लिखा है अमाउंट पेड टुवर्ड द एक्सपेंडिचर इंकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली आउटसाइड इंडिया और ट्रैवल और स्टे अब्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय। अब पूरी लाइन को ना थोड़ा तोड़ के समझ लोगे तो मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। पूरी लाइन का मतलब बस इतना सा है कि सपोज करो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ गया, यानी एज एन एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ गई, या फिर उसके साथ किसी उसके फैमिली मेंबर को जाने की ज़रूरत पड़ गई, या कोई एक अटेंडेंट भी उनके साथ जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट को पूरा करवाने के लिए, तो उन सभी के लिए अगर एम्प्लॉयर खर्चा करता है आउटसाइड इंडिया पर्पज़ के लिए तो वो भी यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी। तो कुल मिला के कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना। अदरवाइज मेन चीज़ें जो वही हैं जो मैंने ऊपर आपको नेम बता दिए। देखिए अब हम जनरली वही बात करने आए हैं, मतलब जो मेनली बात करने आए थे वही हम करने वाले हैं, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ द पर्क, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन। जो हमने हमारा सबसे पहला पर्क डिस्कस करना है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको घर यानी जो अकोमोडेशन है, अब वो फर्नीचर का भी मतलब फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड हो सकता है, दो तरह का होता है। कि अगर सपोज आपको सबसे पहले जो घर मिला है वो अनफर्निश्ड मिला है, बिना फर्नीचर के मिला है, खाली फ्लैट, तो वहाँ पे अगर अकोमोडेशन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, तो जितनी भी वैल्यू गवर्नमेंट द्वारा उस घर की लाइसेंस फीस की तरह बताई जाएगी वही लाइसेंस फीस आपके लिए प्रॉपरली परकेसेट की वैल्यू मानी जाएगी। आई रिपीट माई पॉइंट, ध्यान से सुनो कि परकेसेट ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बताया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और ये फुल्ली टैक्सेबल परकेसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एम्प्लॉय के लिए ये जो परकेसेट की वैल्यू आएगी ये पूरी की पूरी सैलरी का पार्ट बन जाएगी, इसमें कुछ एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। तो जो भी लाइसेंस फीस होगी उसको सभी को आपने सैलरी में ऐड कर देना है। सेकंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो चेंजेस आए हैं उसको ध्यान रखना। सेकंड है कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने आपको दिया है घर, ठीक है, और वो बिना फर्नीचर वाला है, अनफर्निश्ड है, तो वहाँ पे अगर तो वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है, यानी मैं अगर एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई घर दे रहा हूँ और वो घर मतलब बिना फर्नीचर का है और मैंने जो उसको दिया है वो मेरा ही घर है, मतलब मैं ही उसका ऑनर हूँ, तो अगर वो मेरा ही घर है, मैं ही ओन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने अपने परकेसेट की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अगर आपकी सिटी पॉपुलेशन, ध्यान देना ज़रा डेट के ऊपर पिछला देखो, अब हम असेसमेंट ईयर 24-25 कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 23-24 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे ना। तो इसीलिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक, यानी 5 महीने, पहले 5 मंथ के लिए आपको ये देखना है कि एक एम्प्लॉई कहाँ पे उसको घर मिला है, मतलब कहाँ पे रहता है, कहाँ पे उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला। सपोज करो उसको जहाँ पे भी मिला उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख रुपीज़ के और 10 लाख के नीचे है, उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो वहाँ पे उसको परकेसेट की वैल्यू 7.5% सैलरी के बराबर डालनी पड़ेगी। अगर उस सिटी पॉपुलेशन का जो एरिया है वो 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आ जाता है, तो उसको 31 अगस्त 2023 से पहले अगर वो उस एरिया में उसको घर मिलता है जहाँ पे 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे उसको सैलरी का 10% करना है, मतलब जो सैलरी होगी उस सैलरी का 10% एज अ क्या मान लेना है, ऑब्वियस ही बात है, परकेसेट वैल्यू मान लेनी है। और थर्ड केस है, अगर 25 लाख से ज़्यादा वाले एरिया में वो रह रहा है तो 15% सैलरी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो था 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त 2023 तक, लेकिन उसके बाद कुछ अमेंडमेंट आने की वजह से अब क्या हुआ है, अगर कोई पर्सन आफ्टर 1 सितंबर, मतलब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर, 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी अगले 7 मंथ के लिए एक ऐसी सिटी में उसको घर मिलता है जो कि ऑब्वियसली सेम होता है पूरे साल के लिए, तो अगर एक ऐसे एरिया में रह रहा है, एक ऐसे एरिया में उसको घर मिलता है जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख, यानी एज पर 2011 सेंसस जो अपडेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अब पॉपुलेशंस में चेंजेस आए हैं, तो अगर वो उस एरिया में रह रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से जहाँ पे 15 लाख से कम की पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे उसको सैलरी का 5% टैक्सेबल किया जाएगा, मींस 5% उसको परकेसेट वैल्यू माननी पड़ेगी। सिमिलरली
अगर वो 15 लाख से लेकर 40 लाख वाले एरिया में रह रहा है आप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023, तो तब उसको सैलरी का 7.5% लेना है। और उसके बाद है 40 लाख से ज़्यादा, यानी 40 लाख से ज़्यादा वाले एरिया में अगर वो रहता है, जैसे कि मुंबई दिल्ली वाले एरिया में अगर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलता है, तो वहाँ पे सैलरी का 10% एज अ पर कैसेट वैल्यू माना जाएगा। देखो ध्यान से एक बार फिर से, 31 अगस्त 2023 तक उसको ऊपर वाली 3 पॉइंट्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो वो किस एरिया में रह रहा है। 10 लाख से कम रहेगा तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख के बीच में रहेगा तो 10%, 25 लाख से ज़्यादा रह जाएगा तो 15% सैलरी का लेना है 5 महीनों के लिए। अगले 7 महीनों के लिए उसको क्या करना है, 15 लाख से अगर ज़्यादा वाली 15 लाख से कम वाली पॉपुलेशन एरिया में अगर वो रहता है तो सैलरी का 5% लेना है अगले 7 महीने के लिए। अगर वो 15 लाख से लेकर 40 लाख वाले एरिया में रहता है तो सैलरी का 7.5% लेना है उसने। और सिमिलरली 40 लाख वाले एरिया से ज़्यादा वाले एरिया में अगर वो उसको घर मिलता है तो 10% लेना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऑब्वियस सी बात है 2011 से पहले जो अपडेशंस आई होंगी उन्हीं को चेंज किया गया है। चेंज करने का मतलब ये है कि अब ये मत सोचना कि शायद वो पहले दिल्ली में रहता था तो पहले दिल्ली की पॉपुलेशन 10 लाख थी तो अब इधर भी 10 लाख है तो इसका मतलब हम चेंजेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान के चलो कि जिस एरिया की पॉपुलेशन पहले 25 लाख से ज़्यादा थी अब उसी एरिया की पॉपुलेशन को 40 लाख से ज़्यादा बना दिया गया है। तो अपडेशन होने की वजह से ये परसेंटेज में चेंजेस आई हैं और कुछ भी नहीं। यानी अगर आप पूरे साल दिल्ली में रहे हो तो ऊपर दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा कितनी है, 15% सैलरी के बराबर। और सिमिलरली अगर आप 1 सितंबर से उसकी कैलकुलेशन करते हो तो फिर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 40 लाख से ज़्यादा मानी जाएगी दिल्ली की। तो वो दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से सैलरी का 10% आपको करना पड़ेगा। करवाऊंगा अभी प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनना, कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, ध्यान से सुन लो। 31 अगस्त 2023 तक आपको ऊपर वाली 3 कंडीशन में से देखना है कि आपकी सिटी पॉपुलेशन जो सी भी होगी उसकी सैलरी का उस परसेंट के हिसाब से ले लेना है। और आप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर अगले 7 मंथ के लिए आपको नीचे वाले फिगर्स को लेना है, यानी उसके हिसाब से 5, 7.5 और 10% सैलरी का लेना है आपने। तो परसेंटेज चेंज करनी पड़ेगी। पहले 5 मंथ के लिए अलग रहने वाला है और अगले 7 मंथ के लिए अलग से रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया अगर मेरा खुद का घर था। अगर एक एम्प्लॉयर ने खुद का घर एम्प्लॉय को दिया तब ये कंडीशन एप्लीकेबल है। सपोज करो मैंने खुद का घर नहीं दिया, मैंने कहा यार मेरा एम्प्लॉय तो है ही ना, आप मेरे एम्प्लॉय तो हो, तो क्यों ना मैं आपको बेनिफिट देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार इतना अच्छा एम्प्लॉय है मेरा, तो मैंने कहीं पे खुद स्पेशल रेंट पे घर लिया और वो वाला रेंट घर आपको दे दिया और उसका जो रेंट है मैं बियर कर रहा हूँ, यानी आपका एम्प्लॉयर बियर करके दे रहा है आपको। यानी उसने कहीं पे रेंट का स्पेसिफिक घर आपको लेकर दिया और उसका रेंट भी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में अगर 31 अगस्त 2024 से पहले की बात करोगे तो जितना भी रेंट एक एम्प्लॉयर दे रहा होगा और सैलरी का 15% विच एवर इज लोअर, जो भी वैल्यू आएगी वो पर कैसेट वैल्यू मानी जाएगी 31 अगस्त तक, पहले 5 महीनों के लिए। अगले 7 महीनों के लिए आपको क्या करना है, अगले 7 महीनों के लिए आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, यानी 10% सैलरी का निकालना पड़ेगा और एक्चुअल रेंट देखना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर, जो वैल्यू होगी वो लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल में आपको डिवाइडेशन करनी पड़ेगी, पहले 5 सालों के लिए अलग से, पहले 5 महीनों के लिए अलग से कैलकुलेशन, अगले 7 महीनों के लिए अलग से कैलकुलेशन और फिर दोनों के टोटल को एग्रीगेट करके आपका फाइनल आंसर आने वाला है। अभी समझाता हूं, नीचे ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ये तो था अनफर्नीचर वाला। फर्नीचर बहुत इजी है, फर्नीचर वाला केस बहुत इजी है। अगर आप वैल्यू उस घर की निकालना चाहते हो जो फर्नीचर के साथ आपको मिला था, तो ध्यान रखिएगा जितनी अनफर्नीचर की वैल्यू आपने निकाली है, मतलब जब आपने फर्नीचर की वैल्यू निकालनी भी है ना, मतलब फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू अगर आपने निकालनी भी है तो भी आपको अनफर्निश्ड केस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और जो उसकी वैल्यू आएगी फिर आपने उसमें क्या ऐड कर देना है, अगर फर्नीचर जो दिया है उस घर में वो एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पूरे साल का आपने ले लेना है, ऐड कर देना है। और अगर सपोज वो एम्प्लॉयर का फर्नीचर नहीं है और फर्नीचर भी रेंट पे आपको दिया जा रहा है, तो जितना रेंट एक एम्प्लॉयर पे करेगा उन फर्नीचर के ऊपर वो सारी वैल्यू ऐड कर देनी है आपने, दैट्स ऑल। तो ये बन जाएगा आपका फर्निश्ड
RFA पर कैसेट की वैल्यू। ठीक है जी। अब मैंने जो समझाया उसको प्रैक्टिकली करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा केस और आ रहा है कि सपोज होटल में रहने के लिए दे दिया, तब क्या केस होगा? तब बहुत सिंपल होगा, तब कोई 31st ये वाली चीज़ें नहीं आने वाली। तब बहुत सिंपल सा है कि सैलरी का 24% या फिर एक्चुअल चार्जेस जितने होटल को दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयर द्वारा, इन दोनों में जो लोअर होगा वही आपकी पर कैसेट वैल्यू मानी जाएगी, वही आपकी वैल्यू सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो चलिए, अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर अलाउंसेस में आपने बताया था सैलरी का मतलब। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, जो सैलरी का 10%, सैलरी का 7.5%, सैलरी का 15%, तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी सीख लो। तो सैलरी अगर आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन पर कैसेट के लिए कैलकुलेट करनी है तो उसका मतलब है कि उसमें बेसिक सैलरी ऐड करनी पड़ेगी। डियरनेस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बन रहा होगा, सिर्फ वही वाला ऐड करना है। बोनस ऐड कर देना है। कमीशन किसी भी तरह का हो चलेगा, वो ऐड कर देना है। और अलाउंसेज जो है वो भी ऐड कर देना है, एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है। तो इन सबको ऐड करके आपको सैलरी मिल जाएगी, और उस सैलरी का 10%, 15%, 7.5% जो भी डिमांड होगी वो करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी पर कैसेट वैल्यू मानी जाएगी। तो चलिए ज़रा जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। से एन एग्जाम्पल, मिस सोरबी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको एम्प्लॉय किया गया है सॉफ्टवेयर कंपनी में मुंबई में, और उनको नीचे दी गई कुछ चीज़ें मिली हैं। सैलरी 20,000 पर महीना मिली है, डीएनएस अलाउंस 5,000 पर महीना है, और रिटायरमेंट का पार्ट उसको नहीं बनाया गया। ठीक है। प्लानिंग अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, 500 रुपये पर महीना मिला है सोरबी को, और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उसको मिला है 1250 रुपये पर महीना। और नीचे एक लाइन दे दी जिसकी वजह से हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सोरबी को एक रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब फर्नीचर के साथ, ठीक है, और ये जो फर्नीचर के साथ घर मिला है वो घर किसका है? कंपनी का खुद का, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का। और इस वजह से उन्होंने नीचे बताया कि मुंबई में वो फ्लैट मिला है उसको, मुंबई में वो घर मिला है उसको, और जो फर्नीचर उसके साथ मिला है ना, उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपये, और वो फर्नीचर भी किसका है? एम्प्लॉयर का है। ठीक है। अब पॉपुलेशन 2001 सेंसस के हिसाब से मुंबई की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ थी, और 2011 के हिसाब से उसकी सेंसस की वैल्यू, मतलब उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के पार जा चुकी है। तो अब ये चीज़ें क्यों बताई गई? क्योंकि कैलकुलेशन आपने ये देखना है कि ये घर किसका है? कंपनी का खुद का। तो इसीलिए जल्दी से ज़रा देखिएगा, कंपनी का खुद का घर क्या बोलता है कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपने मुंबई में घर अगर मिला है आपको, इसका मतलब 25 लाख से ज़्यादा का केस है, इसका मतलब सैलरी का 15% आपको करना पड़ेगा पहले 5 महीनों के लिए, और अगले 7 महीनों के लिए आपके लिए, यानी नेक्स्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर, आपको सैलरी का 10% करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, इसका मतलब वो 40 लाख से ज़्यादा है। तो ऊपर 5 महीनों के लिए पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होने की वजह से सैलरी का 15%, और सिमिलरली अगले 7 महीनों में पॉपुलेशन मुंबई की 40 लाख से ज़्यादा होने की वजह से सैलरी का 10%। तो देखो ज़रा क्या करना है। तो देखो ज़रा मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने अभी बता दिया कि पहले 5 महीनों के लिए सैलरी का 15%, अगले 7 महीनों के लिए 10% लिया जाएगा। तो आपको सैलरी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो सैलरी कैसे निकलेगा? सैलरी ऑब्वियसली बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 पर महीना, निकाल दिया हमने। डियरनेस अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं था। प्लानिंग अलाउंस फुली टैक्सेबल है, ऐड हो जाएगा, क्योंकि अलाउंसेस जितने भी टैक्सेबल वाले हैं एग्जेम्प्टेड को छोड़कर वो सारे आ जाएंगे, तो उसको ऐड कर दिया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी ऐड कर दिया। तो ये सारे ऐड करने के बाद, क्योंकि बोनस और कमीशन बीच में थे नहीं तो उनको हमने लिया नहीं, तो टोटल कितना बन गया? 2,61,000। अब मैंने क्या करना है, इस सैलरी को 5 और 7 हिस्सों में बांट देना है, मतलब 5/12 कर देना है और 7/12 कर देना है। 2,61,000 का 5/12 करके आपको 5 महीने की सैलरी मिल गई 1,08,750, और 7 महीने की सैलरी मिल गई 1,52,250 रुपये, यानी 1,52,250 रुपीज़। ये 5 मंथ की और 7 मंथ की सैलरी अलग अलग निकाल दी गई है। क्यों? क्योंकि 5 मंथ के लिए 15% लगेगा और अगले 7 मंथ के लिए 10% लगेगा। तो लेट्स सी हियर,
तो वही चीज़ मैंने लगा दी। तो योर फाइनल आंसर दोनों का जो निकला, सैलरी का 15%, सैलरी का 10%, 16,313 रुपये और 15,225 रुपये, दोनों को ऐड करके अनफर्निश्ड वैल्यू कितनी आ गई टोटल पूरे साल की, दैट इज 31,538 रुपीज़। लेकिन अभी ये फर्नीचर वाला केस है, तो फर्नीचर को भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि ये भी फर्नीचर एम्प्लॉय का अपना है, सॉरी एम्प्लॉयर का अपना है, तो इसका मतलब इसकी जितनी भी कॉस्ट दी होगी उसका 10% अनफर्निश्ड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, और फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू मानी जाएगी। तो अब देखो अनफर्निश्ड का जितना भी आंसर आया उसमें 15,000 रुपए का फर्नीचर आपको दिया गया था, उसका 10% आपने ऐड कर दिया, इसका मतलब 1,500 रुपये आपने ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर इज 33,038। दिस इज द फाइनल आंसर जो आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और जिसको टैक्सेबल RFA माना जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस बार कि मैंने क्या बताया है, क्या समझाने की कोशिश की है और कैसे करना है रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला परक्विजिट, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन पर्पस के लिए जब आप सैलरी में बात कर रहे हो, और स्पेशली असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ही सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए कुछ अलग कंसेप्ट आ सकता है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इस असेसमेंट ईयर में ये कैलकुलेशंस करके सीखना है और इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये परक्विजिट, अच्छा लगा है, समझ आ गया, परक्विजिट के बारे में पता चल गया है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करके जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।